आज हम लेके आए हैं आप लोगों के बीच एक चैप्टर जो है साइंस का, चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समझेंगे चैप्टर को ध्यान से। ठीक है, धातु और अधातु। जनरली धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। तो धातु को अगर देखेंगे, ठीक है, धातु और अधातु। धातु जिसमें क्या होगा, क्या पढ़े होंगे कि जिसके बाहरी कक्षा में अगर +1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे, उसको धातु कहेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको धातु कहेंगे, और जिसकी बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 होगा उसको अधातु कहेंगे। ठीक है, 8 जो रहेगा उसको अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसको अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसकी बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे धातु के गुणधर्म के बारे में अगर देखेंगे तो भौतिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे आप धातु के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो धातु में क्रियाकलाप अगर बहुत सारे सबसे अगर हम तुलना करें तो धातु जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, आयरन जिसका जो है सिंबल होता है Fe, कॉपर जिसका सिंबल होता है Cu, एल्यूमिनियम का होता है Al और मैग्नीशियम का Mg। ये सब क्या है, धातु है। क्योंकि बाहरी कक्षा में क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर देखें, ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो 2 होता है इसमें। ठीक है, एल्यूमिनियम में 3 होता है, कॉपर में भी 2 होता है, मैग्नीशियम में भी 2 होता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, इसको धातु के रूप में रखा गया है। ठीक है, फिर देखिए सोडियम, लेड, जिंक, ये जितने भी धातु है ये सब धातु ही है। ठीक है, सब धातु है। तो भौतिक गुणधर्म में जो है धातु क्या होता है, तो ये धातु जो है जनरली क्या होगा, कठोर होगा। क्योंकि ये जो है मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या होता है, कठोर होता है। कुछ अपवाद में भी होता है जो उसका कठोर नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, धातु में क्या होती है, जैसे चमक होती है ना, धातु की सतह चमकदार होती है। इसी गुणधर्म के कारण उसको धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, मतलब धातु में जो है एक चमक होती है, इसलिए इसको धात्विक चमक कहा जाता है। जिस धातु में चमक होती है उसको धात्विक चमक कहते हैं। अब ये देखिए, ये क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर देखिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम जो है, मैग्नीशियम, ये जो है, ठीक है, देख सकते हैं ये सब धातुएँ हैं। और जिसमें से जो है जनरली जो है चाकू आसानी से चाकू को काटने का प्रयास कीजिए तो आपने क्या देखा कि जब हम इसको काटने का प्रयास करेंगे आयरन को या फिर कॉपर को, तो ये बहुत हार्ड होता है, यानी बहुत जो है यह सख्त होता है, तो ये आसानी से कटेगा नहीं। ठीक है, इसको काटने के लिए चाकू से तो ये कटेगा नहीं, तो दूसरा औजार का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो धातु इससे क्या पता चल रहा है, धातु सामान्यतः कठोर होती है और इसकी कठोरता जो है अलग अलग धातु में अलग अलग होती है, सब में एक जैसा नहीं होती है। जैसे अगर हम देखें लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, क्या बोले, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये जो धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन दूसरी धातु जो है उसे चाकू से नहीं काटा जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सख्त होता है या कठोर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि ठीक है, धातु को अगर हम पीट कर, ध्यान दीजिए, अगर कोई धातु है, ठीक है, अगर उसको हम पीट कर एक पतला सा चादर बना सकते हैं। चादर अगर हम बना दें पीट कर तो उसको आघातवर्ती कहते हैं। ठीक है, इसको आघातवर्ती कहते हैं। जैसे अगर सोना और चांदी का देखें तो सबसे आघातवर्ती धातु है, क्योंकि इसको पीट कर बहुत ज़्यादा सीट बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। तो सोना और चांदी बहुत ज़्यादा आघातवर्ती होते हैं। ठीक है, और तन्य क्या होता है, तो तन्यता, यहाँ पे देखिए तन्यता जो क्या होता है, जिसको धातु को घींच कर बहुत लंबा किया जा सकता है। ठीक है, घींच कर, जैसे सोना को बोले तो सोना को खींच कर बहुत लंबा किया जा सकता है। अप्रोक्स जो है वो 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, याद रखिएगा। ठीक है, कि 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, आघातवर्ती का मतलब क्या होता है, आघातवर्ती मतलब होता है जिसे पीट कर हम चादर बना सकते हैं, और तन्य मतलब क्या होता है, जिसको खींचकर हम तार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आघातवर्ती और उसको तन्य कहेंगे। आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ जो है धातु है जिसका उपयोग हम खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि धातु का उपयोग बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है, इसके निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप जो है एक एक क्रियाकलाप चूँकि आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए उपरोक्त क्रियाकलाप से हमें पता चलता है, क्रियाकलाप करेंगे तो पता चलेगा कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा सबसे अच्छा चालक होता है, इसकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा का कुचालक होता है। यानी हमें दिखाया जाए तो धातु जो होता है उसका गलनांक, ठीक है, बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है कि जिस तापमान पर कोई धातु गलना शुरू करता है उसको गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो धातु जो है धातु का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पार हो जाती है। जैसे अगर हम केटली बैठाते हैं तो जब केटली गर्म हो जाती है
तो उसका जो हैंडल लगा हुआ रहता है ना वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है धातु उष्मा का सुचालक होता है, इससे एक जगह से दूसरी जगह पार आसानी से हो सकता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पार हो सकता है, तो इसीलिए उष्मा का सुचालक है। सबसे अच्छा जो सुचालक कहा जाता है वो सिल्वर और कॉपर है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर, इसका फॉर्मूला होता है Ag और Cu, जबकि लेड और मरकरी का उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, उष्मा का कुचालक होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका गलनांक ठीक है बहुत अधिक होता है, जबकि इसका है ना उसको तुलना में लेड जो है और मरकरी उष्मा का कुचालक होता है। आगे चलेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है एक एक चीज़ के बारे में जिक्र है, ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे कि तार जो बिजली पहुँचती है, ठीक है, तार से जो हमारे घर में बिजली पहुँचती है उस पर जो है PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग या रबर जैसे सामग्री की परत चढ़ी होती है। ये रबर क्यों चढ़ी होती है? ये जो है विद्युत का कुचालक होता है जिससे हम करंट नहीं लगता, इसलिए या तो PVC का यूज़ करते हैं या जो है रबर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, करंट एक जगह से नहीं, विद्युत जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक आवाज़ उत्पन्न करता है, अर्थात धातु जब किसी कठोर सतह से टकराएगी तो एक आवाज़ उत्पन्न करती है, जिसको क्या कहते हैं, ध्वनिक या फिर सोनरस कहते हैं। इंग्लिश में सोनरस बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, स्कूल की घंटी बजाते हैं तो उसमें भी एक साउंड आता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं या फिर सोनरस कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब एक कठोर सतह से कोई या धातु से टकराती है तो उसमें एक तरह का साउंड उत्पन्न होता है, जिसको सोनरस या फिर ध्वनिक कहते हैं। चलिए अब अधातु में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अधातु, पिछले कक्षा में अधातु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि अधातु की संख्या बहुत कम होती है, जैसे कि पीरियडिक टेबल में पढ़ेंगे तो अधातु की संख्या बहुत कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी जो है एग्जाम्पल क्या है, अधातु है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, इसके अलावा सारे अधातु जो है ठोस या फिर गैस होती है। वरना अगर हम कहा जाए तो अधातु जो है क्या होती है, अधातु या तो होगा ठोस, ठीक है, या तो फिर होगा गैस, ठोस या गैस होगा। ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन को छोड़ के। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और बाद बाकी जितने भी होते हैं या तो ठोस में या तो गैस के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, और ठोस या तो गैस के रूप में पाया जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से जो है धातु जो है ठोस या गैस के रूप में पाया जाएगा। धातु के समान अधातु के क्या कुछ धातु के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? आइए हम पता करते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, पता करते हैं क्या क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखिए ये रैपिड फायर है और चूँकि जल्दी हमको चैप्टर ख़त्म करवाना है तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि हम स्पीड बोल रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए कि कक्षा में हम अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों को चर्चा करते हैं तो क्या होता है, केवल भौतिक गुणधर्म के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कई भी अपवाद होते हैं। ठीक है, कई अपवाद होते हैं। देखिए, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। मतलब अगर हम मरकरी को छोड़ दें, मरकरी को, तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। सिर्फ मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसका तो ठोस जो है उसका गलनांक अधिक होगा जो ठोस अवस्था में होगा। जैसे गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, इसको हथेली पर रखने पर क्या होगा, ये पिघलने लगेगा। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर जो है ठोस अवस्था में, ठीक है, ठोस अवस्था पाई जाती है। तो बहुत सारे धातु है जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ऐसे कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उत्तर होगा मरकरी। ऐसे कौन से है ना धातु है जिसको हाथ पर रखने पर ही वो पिघलने लगता है, तो गैलियम और सीजियम इसके उदाहरण होगा। ठीक है, अब देखिए आयोडीन जो है एक अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। जनरली अधातु चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद जो है आयोडीन अधातु है जो चमकीली होती है। और आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक के अपरूप होते हैं। कार्बन, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, सबसे कठोर प्रकृति की पदार्थ होती है ये, और इसका गलनांक बहुत, क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का अन्य अपरूप ग्रेफाइट और विद्युत है ना, ग्रेफाइट है, और विद्युत का ये सुचालक भी होता है। ठीक है, कार्बन के जो है अपरूप पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं कार्बन के अपरूप? एक तो होगा हीरा, ठीक है,
एक होगा ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट, और एक होगा बकमिस्टर फुलरेंस। ये कार्बन के 3 अपरूप पाए जाते हैं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस। ये जो है बकमिस्टर फुलरेंस जो है देखने में एक फुटबॉल की तरह होती है, और ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। आगे चलेंगे और देखेंगे। देखिए क्षार धातु जो है, जैसे अगर हम देखेंगे कि क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये धातु तो है लेकिन कैसे धातु है, ये क्षारीय धातु है और ये बहुत मुलायम होती है। जैसे हमने बताया था लिथियम, सोडियम और पोटासियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये क्षार धातुएं है, ठीक है। लेकिन ये क्या होती है, बहुत मुलायम होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इसे कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि अधिकांशतः अधातुएं ऑक्साइड है ना, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। वहीं अधिकतर धातु क्षारकीय ऑक्साइड होती है। अगले भाग में धातु के ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी धातु के ऑक्साइड जो है, क्या बोले, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है। क्या कहा मैंने, धातु के ऑक्साइड जो है वो क्या होती है, क्षारीय होती है, और अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय होती है। या कुछ क्वेश्चन दिया गया कि इस उदाहरण है ना, कि ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उसमें का सुचालक है, उसमें का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, अभी बताएं, बहुत सारा इसका क्वेश्चन का आंसर बता दिए है ना। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में कौन पाया जाता है, जैसे ब्रोमीन देखें, ठीक है, धातु है ब्रोमीन जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। चाकू से आसानी से काटे जाने वाले 3 को बताएं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होगा, और उसमें का कुचालक कौन कौन सा हो सकता है, तो उसमें का कुचालक कौन कौन से धातु, बहुत सारे ऐसे जो है धातु है जो उसमें के कुचालक हो सकते हैं, ठीक है, रबर होगा, ये सब है धातु में। उसमें कुचालक की अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे धातु है जो उसमें के कुचालक है, ठीक है, बहुत सारे धातु जो है उसमें के कुचालक भी है। तो इस तरह से जो है हम बता दिए। आघातवर्ती और तन्य के बारे में तो पता ही है, ठीक है, क्या होता है आघातवर्ती, क्या होता है तन्य। आघातवर्ती जिसको हम क्या कर सकते हैं, पीट कर चादर में बदल सकते हैं, और तन्य जिसको घींच कर तार बना सकते हैं। जैसे 1 ग्राम में जो है लगभग सोना में 1-2 किलोमीटर जो है हम लोग तार बना सकते हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर तार बना सकते हैं। आगे चलेंगे, देखेंगे। देखिए धातु में वायु में दहन से क्या होता है, अब समझेंगे, ठीक है, इसमें किस तरह से जो है ये होता है, ठीक है। धातु में वायु के दहन करने से क्या होता है, ये क्रियाकलाप जो है, तो देखे होंगे कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। सभी धातु इस प्रकार अभिक्रिया करती है, निम्नलिखित क्रियाकलाप के द्वारा हम जिसको जांच कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए जैसे हमने कहा कि धातु और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा, और जो मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय अवस्था में होती है। तो ये जो है क्षारीय होगा। जैसे कॉपर को है तो ये क्या होगा, Cu और ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो ये क्या होगा, धातु ऑक्साइड होगा, और ये प्रकृति इसकी क्या होगी, क्षारीय होगी। जब कॉपर ऑक्साइड बना, ये किसका होगा, तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये बना, कॉपर ऑक्साइड काला रंग का होगा। मतलब अगर हम Cu को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएं, ठीक है, तो जो बनेगा मेरा कॉपर ऑक्साइड वो क्या होगा, कैसा रंग का होगा, एक काला रंग का होगा, ठीक है। उस तरह से देखिए एक एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे तो ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, और ये भी कैसा प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारीय के दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करता है। जिससे हमने कहा कि धातु ऑक्साइड जो है जनरली यानी साधारणतः जो है क्षार की अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों अवस्था में पाई जाती है। ये निर्भर करता है कि किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करता है उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जितने भी धातु ऑक्साइड हैं जो तो अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे देख सकते हैं Al2O3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, पानी बना, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बना और H2O बना। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती है, लेकिन कुछ जो है जल में
घुलकर क्षार प्रदान करता है। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड विभिन्न प्रकार से जल घुलकर क्षार प्रदान करता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, अगर हम वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा जो क्षार अवस्था में होगा, क्योंकि लास्ट में अगर OH लगा हुआ है तो वो क्षारीय अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करता है। विभिन्न धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। पोटेशियम, सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि इसे खुले में रखने पर जो है तुरंत आग पकड़ लेती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग से रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। सामान्यतः ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसे धातुएं की सतह ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत धातु के पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर यह आयन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तो वो तेज़ी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड है ना, अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये अभिक्रिया नहीं करेगी। देखिए यहाँ पे एनोडीकरण जो है पढ़ सकते हैं आप, एनोडीकरण यहाँ पे। ठीक है, एल्यूमिनियम मोटी ऑक्साइड की एक परत बनाती है। ठीक है, जो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की एक परत जम जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को इसे संक्षारण से बचाती है, जिसको एनोडीकरण कहते हैं। इसका मतलब सीधी बात है, संक्षारण से बचाने के लिए उस पर एक परत, धातु पर एक परत जमा दी जाती है, एक परत जो है कलर किया जाता है, एक परत जम जाती है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। ये परत बनाने की प्रक्रिया को जो है एनोडीकरण कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ नमूने में, ये तो जो क्रियाकलाप का हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं कि नमूने में सोडियम से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता। कुछ और अभिक्रिया देखकर हम इन धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो है, अब देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, धातु का जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, जनरली देखिए धातु का जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, धातु जब है जल के साथ अभिक्रिया करेगा धातु ऑक्साइड बनेगा, और धातु ऑक्साइड फिर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, उसी तरह से पोटेशियम और सोडियम जैसे ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो है या सोडियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उसमें जो है ठीक है क्षारीय बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और उसमें ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, उसमें ऊष्मा निकलेगी। उसके बाद देख सकते हैं आप कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो जो देखिए चूँकि यहाँ पे जो एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको बहुत कुछ बताना होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत चीज़ बताना होगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है इसका सेकंड वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे जल्द ही जल्द। ठीक है, बहुत ही जल्द जो है इसका सेकंड वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ तक जो है पढ़ाएँ, आई होप कि यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चूँकि ये रैपिड फायर था तो हमको जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि आपका एग्ज़ाम जो है धातु और अधातु नहीं हुआ तो ये आने वाला है। ठीक है, जो मंथली टेस्ट होता है आपका झारखंड में, रेल टेस्ट, उसमें जो है ये चैप्टर आने वाला है, तो इसीलिए जो है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, और जल्द ही जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे। तो आई होप कि आपको जो है जितना भी लेक्चर हमने बताया वो सब कुछ समझ में आया। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।